गुड मॉर्निंग। आज कैपेसिटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स इनसे संबंधित कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। द फ्यू पीपल जिन्होंने वीडियो देखा उनमें से एक को पिछली बार जो बताई प्रॉब्लम्स जो हिंट दे के छोड़ दी थी उनको काम भी है। उन्होंने कहा कि भाई सर मुझसे ये प्रॉब्लम पूरी नहीं हो पाई तो विल फर्स्ट डू दैट। आसान है प्रॉब्लम, ये तो इंटीग्रेशन की बात है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, यहां पर ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक है। ये दे रखा है K1, ये दे रखा है K2। ये दूरी है मान लीजिए A और दोनों के प्लेट्स के बीच की दूरी है D। अब आपको इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस पता करना है। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस पता करने के लिए क्या करें कि x दूरी पर एक पतली सी स्ट्रिप लेते हैं जिसकी विड्थ है dx और लंबाई, चूंकि ये स्क्वायर प्लेट्स हैं जिसका साइज है a बाय a और उसकी लंबाई a है, तो स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया dx, a इंटू dx। और उसके करस्पॉन्डिंग इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना है y, और y कितना है, y इज सच दैट इट इज इक्वल टू, अब आप देखिए ये y अपॉन x इज इक्वल टू d अपॉन a। तो एक कैपेसिटेंस ये हो गया, दूसरा कैपेसिटेंस ये हो गया। ये दोनों कैपेसिटेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन DC इफेक्टिव। D क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ छोटा सा है, इंटीग्रेट करेंगे ना पूरे के लिए, दैट विल बी 1 अपॉन DC1 प्लस 1 अपॉन DC2 एंड दिस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 यानी K1 एप्सिलॉन 0। एरिया कितना है A dx और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई ये दूरी हो गई हमारी y। दूसरे केस में क्या है, वो दूरी के लिए हमने लिख दिया d माइनस y अपॉन K2 एप्सिलॉन 0 A dx। So I can take epsilon 0 A dx common out, and small resistance DC effective ये हो गया epsilon 0 A dx divided by this quantity। अब इस क्वांटिटी में क्या आ रहा है, y इंटीग्रल किसके ऊपर है, x के ऊपर। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, x वेरीज फ्रॉम यहां से लेके यहां तक, सो x वेरीज फ्रॉम 0 to a। और चूंकि ये हमें बता रहा है that x is equal to a upon dy, dx is equal to a upon d dy। So I can write this as integral 0 to a epsilon 0 a dx के लिए क्या लिखें, a upon d dy divided by this whole quantity, है ना। this whole quantity मैंने ये हो गया K2y, ये हो गया K1y, so K2 minus K1y and the other term is plus K1d। और K1 K2 नीचे था जो ऊपर आ गया, ठीक है साहब। और dy करेक्ट। अब जब इंटीग्रल हमारा x की जगह y पर हो गया तो लिमिट भी बदल गई। क्या, जब a 0 है और what we are writing here is y is equal to d upon ax। तो जब x 0 है तो y 0 है, और जब x बराबर a है तो y बराबर d है। So now I substitute K2 minus K1 y plus K1d is say u।
So K2 minus K1 dy is equal to du. So the integral becomes C effective is integral dC effective is equal to epsilon 0 a square K1 K2 upon d. ये तो आ गया, और dy के लिए लिखा du अपॉन K2 माइनस K1, और बाकी क्वांटिटी होगी 1 upon u. So this gives us K1 K2 epsilon 0 a square upon d, 1 upon K2 minus K1 log of u, और लिमिट्स क्या हो जाएंगी इसकी, u की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, u की लिमिट्स हो जाएगी व्हेन y इज इक्वल टू 0 दिस क्वांटिटी इज k1d, एंड व्हेन y इज इक्वल टू d दिस क्वांटिटी बिकम्स k2d. So log of u k2d k1d. So this becomes log of this is the effective capacitance. ठीक है भाई? But you should ask, सर ये तो नेगेटिव भी हो सकता है, अपने को थोड़ी दे रखा है K1 ज्यादा है या K2 ज्यादा है. करेक्ट, यदि K2 ज्यादा है तो ये पॉजिटिव है, K2 ज्यादा है तो ये भी पॉजिटिव है, K1 ज्यादा है तो ये नेगेटिव है, K1 ज्यादा है तो ये लॉग भी नेगेटिव देगा. सो K1 K2 की वो सिमेट्री तो रहनी जरूरी है प्रॉब्लम के अंदर. ओके, कुछ छोटी छोटी चीजें बातें और करते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें कैपेसिटर के बारे में समझनी चाहिए. हम हमेशा मान के चलते हैं कि एक कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है. करेक्ट, होती है यूनिफॉर्म. ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मान लिया. ये यूनिफॉर्म तो मैं बना सकता हूं ऐसे. फिर क्वेश्चन है एज के बाद क्या होगा. अब ये तो नहीं कह सकते एज के बाद एब्रप्टली खत्म हो जाएगी. क्यों नहीं कह सकते? इसलिए कि यदि इसके बाद एब्रप्टली खत्म हो गई तो आई कैन चूज अ क्लोज पाथ लाइक दिस, और इसके अंदर क्या होगा, ए बी सी डी, एंड आई से इंटीग्रल ओवर द क्लोज पाथ ई डॉट डी एल शुड बी 0. तो ए टू बी तो ई एल हो गया, ये 0 हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर है. और यदि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ. तो ऐसी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो ये कंडीशन मीट आउट नहीं होगी. इनफैक्ट ये जो इक्वेशंस हैं ये यही बताते हैं कि कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, कैसी नहीं हो सकती. तो आइडियल केस इसलिए करते हैं क्योंकि अपने को गणित में आसानी होती है. दूसरा, इफ द एरिया इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो क्यों चाहिए एरिया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के मुकाबले ज्यादा, जिससे जो रियल सिनेरियो है वो आइडियल के जितना नजदीक हो. हकीकत में क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आएंगे. तो नाउ व्हाट हैपेंस टू दिस, सेम थिंग. ये लीजिए, ये हमने क्लोज पाथ लिया, यहां ई डॉट डी एल पॉजिटिव है, लेकिन अब आप देख रहे हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट भी है. मतलब यहां ई डी एल 0 नहीं है, यहां ई डी एल भी 0 नहीं है, और यहां इसके मुकाबले कम है. तो जो कम है बराबर नहीं है, वो इससे कॉम्पनसेट हो जाता है ना. सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन रियलिटी. पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक की बात की थी, क्विकली उसको यूज करते हैं, वापस रिवाइज करते हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे आज. क्या है, ये पॉजिटिव है, कोई प्लेट्स नेगेटिव, और इसमें हमने कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया, इसलिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, उसकी वजह से यहां पर चार्ज सेपरेशन हो जाता है.
और इस चार्ज सेपरेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बन जाती है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दैट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E0 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और यही काम दूसरी भाषा में करते हैं, क्या कहते हैं, ये जो हुआ ये क्यों हुआ? दो इंस्टेंसेस होते हैं। एक, यदि आपके मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, हर मॉलिक्यूल का एक डायपोल मोमेंट है, और हर मॉलिक्यूल का एक डायपोल मोमेंट है तो किसी भी सैंपल में सबके डायपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड है, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 होगा। एंड द मोमेंट यू अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हर डायपोल के ऊपर एक टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क लग के डायपोल को मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में ले जाएंगे, और सारे डायपोल अलाइन होने की कोशिश करेंगे। Which means आपके पास इस मटेरियल के अंदर, यदि इसकी मैं लंबाई L मान लूं, एरिया A मान लूं, तो जो डायपोल है वो यूं आ गए, एंड सो ऑन। सो डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके 0 हो गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके 0 हो गया, बगल में। इवेंचुअली यू आर लेफ्ट विद सम चार्ज पॉजिटिव हियर, सम चार्ज नेगेटिव हियर, विच वी कॉल एज Q इंड्यूस्ड चार्ज। अब सवाल ये है कि ये जो चार्ज इंड्यूस है ये कितना है, अभी बात करते हैं। बट पोलर मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। इवन इफ यू से फॉर इंस्टेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर तो उसका सेंट्रॉइड ऑफ नेगेटिव और सेंट्रॉइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल सिमेट्रिक है ना। तो जितना नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर और जितना पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर वो मैच करता है। और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो पॉजिटिव एक तरफ शिफ्ट करेगा, नेगेटिव एक तरफ शिफ्ट करेगा, इफेक्टिवली यही काम हो जाएगा। लाइक आई सेड, पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, इवेंचुअल रिजल्ट यही है। तो ये मटेरियल के अंदर जो पोलराइजेशन होता है, इस पोलराइजेशन को नापने के लिए कोई क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, और उस क्वांटिटी को हम कहते हैं, डिनोट करते हैं वेक्टर P से, वेयर दिस इज व्हाट इज नोन एज पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम। और ये कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम और हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट। So that will be the net polarization per unit volume. अब यदि यहां पर जो चार्ज Q इंड्यूस हो गया है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बीच में सब इफेक्टिवली 0 हो गया, तो इस पॉजिटिव Q और इस नेगेटिव Q की वजह से ये इतना बड़ा सारा डायपोल हो गया। और वो डायपोल मोमेंट कितना है, वो डायपोल मोमेंट हो गया Q इंड्यूस इनटू दिस डिस्टेंस L। और ये क्या है, ये पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये टोटल डायपोल मोमेंट है। तो टोटल डायपोल मोमेंट इससे कैलकुलेट करूंगा, तो आई विल राइट P इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू Q इंड्यूस्ड इंटू L। So this quantity gives me that polarization is equal to Q induced upon area, or this is surface charge density which is induced and polarization with. सो कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, कुछ पोलराइजेशन होगा, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी बनेगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, उसकी वजह से एक सरफेस चार्ज इंड्यूस होता है, और वो सरफेस चार्ज कितना इंड्यूस होता है, इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन। और इसी संदर्भ में फिर हमने देखा था कि जो हमारा गॉसेस लॉ है, हम उसको या तो लिखें Q फ्री माइनस Q इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, एंड इसका जितना भी इफेक्ट है
उसको हम लिख सकते हैं by writing Q free upon K epsilon 0, where K is known as dielectric constant. And the fact that I can write this as equal to this is also implies कि मेरा Q induced जो है, that is Q free into 1 minus 1 upon K. So this can be written as integral E dot dA is equal to Q free upon epsilon 0, और Q induced कितना है? P into A. So this implies, or E epsilon 0 E plus P into A is equal to QF. तो एप्सिलॉन 0 यहां एब्जॉर्ब कर लिया, और ये जो क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं D, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो किस चीज का डिस्प्लेसमेंट हुआ? अंदर ही अंदर चार्जेस डिस्प्लेस हो रहे हैं, उसकी वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के बजाय इस क्वांटिटी को हम पता करते हैं। एरो लगाऊं तो ये डॉट लगाऊं। So the equation is now integral D dot dA, and I forget everything about the induced charge. और आपको याद रहे तो हमारा इसी से कंडीशन आई थी। क्या कंडीशन आई थी? E dot dA जो था उससे हमारी क्या कंडीशन थी? That the transverse component of the electric field changes by a certain amount as it crosses a surface charge density sigma. Similarly, the transverse component of D now changes. So this is region 1, region 2. So I write D transverse 1 और एप्सिलॉन गया ऑलरेडी। What is the total charge here? Surface charge density sigma free. एप्सिलॉन गायब हो गया क्योंकि वो D में एब्जॉर्ब हो गया। डाइलेक्ट्रिक्स और कैपेसिटर के साथ एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछी गई है। मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की दूरी d है, प्लेट्स के बीच की दूरी, और यहां पर बीच में कहीं पर भी मैंने थिकनेस t की कोई डाइलेक्ट्रिक लगा दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। ये कहां लगाई पता नहीं, ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस क्या हो गया? ये हो गया d माइनस a माइनस t। अब मैं इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस पता करना चाहता हूं। कई तरीके हैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस पता करने का। एक, मान लीजिए यहां चार्ज है प्लस, ये माइनस, सो ये सिग्मा। So you say the electric field here is sigma upon epsilon 0, E dot dl कर रहे हैं ना, into A, E dot dl plus K epsilon 0 into T plus sigma upon epsilon 0 into D minus A minus T। क्या किया है ये किया है इंटीग्रल E डॉट dl फ्रॉम हियर टू हियर। E इधर है, dl इधर है, सो E dl कितना हो गया? इधर E कितना है? कोई पोलराइजेशन चार्ज की जरूरत नहीं है क्योंकि K में सारा इफेक्ट आ गया। और फिर इधर कितना है? और ये क्या देता है? ये देता है मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। यू कैन इमीडिएटली सी कि ये A सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है, विच मींस A गायब हो गया। A गायब हो गया मतलब ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर नीचे कहीं पे भी रख लो as long as it is within the plates. So this quantity is
और कैपेसिटेंस कितना होता है? कैपेसिटेंस इज Q अपॉन V, विच मीन्स एरिया से मल्टीप्लाई किया, एरिया से डिवाइड किया, एरिया से मल्टीप्लाई किया, एरिया से डिवाइड किया। ये क्वांटिटी हो गया आपका Q। So Q upon delta V, the rest of it is your capacitance. So this quantity will be, आप करेंगे एप्सिलॉन 0 A कॉमन बाहर निकाल दिए पहले, no, sorry, this is my delta V, Q upon epsilon 0 A. Yeah. Now find out what is the value of Q upon delta V. दूसरा तरीका भी है इसको करने का। क्या? इसको मान लीजिए 3 कैपेसिटर हैं, 1 2 3, और तीनों सीरीज में लगा रखे हैं। तीनों सीरीज में लगा रखे हैं तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो गया 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. C1 is equal to epsilon 0 A upon small a. C2 is equal to epsilon 0 A upon T K. And C3 is equal to epsilon 0 upon D minus T minus A. Substitute and you'll get exactly the same. Too trivial a problem, but for the sake of completeness कर दिया इसको। तो याद है अपन ने एक बार एक इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पोटेंशियल निकाला था। ये फ्रैंकली उसी वक्त कर लेना चाहिए था, रह गया तो इसलिए अभी वापस कर। ये पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स कॉल दिस एज R1, लेट्स कॉल दिस एज R2। ये डिस्टेंस जो है 2a है और ये R है, which is such that R is much greater than 2a. तो यहां पोटेंशियल क्या होगा? यहां पोटेंशियल होगा KQ, यदि ये चार्ज Q है, KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2, सही राइट, KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर लिख देता हूं। और R2 माइनस R1 क्या है? R2 माइनस R1 इज, now this is another problem which I quite enjoy. जैसे मैंने कहा खूब सारी प्रॉब्लम्स है कैपेसिटर्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल के। तो दो कोएक्शियल सिलेंडर्स हैं, R1 R2, तो इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा है। ये R1, ये R2, और क्या है ये ऐसे। लंबाई कितनी है L? ये बहुत लंबे है, इनफाइनाइट है, तो हमने कहा इसके ऊपर चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है? लैम्डा। अब क्या किया हमने? यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ये पैरेलल प्लेट किया था अभी, तो अब ये कर रहे हैं। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है R3, जो हमने चूज कर लिया R1 R2 का ज्योमेट्री। अब क्या पता करना चाहते हैं? व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। और क्या पता करना चाहते हैं? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगह कितनी होगी, पोलराइजेशन वेक्टर कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर कितना होगा। और फिर यह पता करना चाहते हैं यदि डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकाल लिया तो उसमें व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो C इफेक्टिव, E, P एंड D ये निकालना है, एंड वर्क डन in removing dielectric। एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखी है?
ये इनर प्लेट और आउटर प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V, which is maintained at a constant. कुछ भी करो, ये पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट मेंटेन्ड है. So how do we find out? We find out the potential difference delta V, which in our case is V, is minus E dot dl, and you go from R2 to R1, lambda upon 2 pi epsilon 0 integral dr upon R, R2 to R3, k epsilon 0 integral R3 to R2. So this gives us lambda upon 2 epsilon 0 log of R2 upon R3. So this I can write as L. ये टोटल चार्ज हो गया, और ये चार्ज इवेंचुअली पर यूनिट लेंथ पता करें तो, है ना. और कैपेसिटेंस कितना है? कैपेसिटेंस इज Q अपॉन V. This is Q, this is V, and the value of the capacitance. Then we want to find out अलग अलग जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है. डाइलेक्ट्रिक अंदर R is less than R1, R is less than R3 but greater than R1, डाइलेक्ट्रिक वाला रीजन. And R is less than R2, greater than R3. What about the displacement vector? Notice कि displacement vector की खास बात क्या है? K गायब हो गया, epsilon 0 गायब हो गया. So displacement vector D वेरी इंटरेस्टिंग. ये भी मालूम है मेरे को, ये भी मालूम है मुझे. तो पोलराइजेशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? पोलराइजेशन वेक्टर के लिए हम करेंगे P इज इक्वल टू D माइनस एप्सिलॉन 0 E, बिकॉज D वॉज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 E प्लस P. ये भी हो गया. तो काम क्या किया? जब इसको Q लिख दिया और कैपेसिटेंस पता कर लिया, which means now I can get rid of lambda and write it in terms of C and V. Whatever, lambda को हटा के C और V के टर्म्स में. So this is your P. So वो भी हो गया. अब क्या बचा? अब बचा यदि मैं इस डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकाल दूं, then how much is the total work done? So total work done will be equal to final energy stored in the capacitor minus initial energy. So final energy कितनी है? C prime is equal to, final energy will be stored will be half C prime V square, where C prime is the capacitance without the dielectric. तो जो भी आपका ओरिजिनल कैपेसिटेंस की वैल्यू आई, उसमें हर जगह K बराबर 1 पुट कर दो तो वो कैपेसिटेंस. ये कितना था? इनिशियल. लेकिन यदि आपने डाइलेक्ट्रिक बाहर निकाल दिया और मेंटेन किए रखा कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो जरूरी है कोई ना कोई कहीं ना कहीं चार्ज फ्लो करेगा, और वो जो चार्ज फ्लो करेगा उसकी वजह से भी देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन.
है ना। और वो चार्ज कितना फ्लो करेगा, बाद में कितना हो गया, पहले कितना हो गया, माइनस q डैश माइनस q, एंड नोटिस आवर पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो यू में आर्ग्यू नहीं सर ये वही तो है कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी ना। ये तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हो गई। ये क्या है, जो उसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज इधर से उधर मूव किया। एंड q प्राइम को मैं लिख सकता हूं cv, c प्राइम v, एंड q इज इक्वल टू cv। So this becomes cv square, this becomes c prime v square, cv square, minus c prime v square plus half c prime v square। नतीजा क्या हुआ, total work done will become half cv square minus half c prime v square। उल्टा हो गया। So this was another interesting problem on dielectric and capacitors, and you can do large number of configurations। कुछ भी dielectric को कैसे भी ऐड कर दीजिए, work done in pulling it out, work done in putting it in, बैटरी लगाई नहीं लगाई, वही चीजें कंसिडर करनी है।